हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिक्स। और क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर देखने वाले हैं, अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज है हमारा पहला लेक्चर। फिर से एक नई चैप्टर की शुरुआत आज हम करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर मैं हमेशा बोलता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सभी बच्चों के लिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, किसी भी विषय की बात करें। हमेशा कोई भी जब टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो जो उसका फर्स्ट लेक्चर रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वहीं से उस चैप्टर की शुरुआत होती है। उस चैप्टर की समझ हम सभी में आती है कि उस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर के लिए क्या जरूरी है। तो इस वीडियो पर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। हम आपको करवा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी। और जैसा कि मैंने बताया था कि अब से सारे के सारे हमारे वीडियोस जो रहेंगे वो उसी कॉन्सेप्ट पर रहेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2021 में आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या एग्जाम में आएगा, क्या नहीं आएगा, उसी को लेकर मैं आपको तैयारी कराऊंगा। और इस जो चैप्टर है, ये यूनिट है, यूनिट नंबर जो 5 है, उसका ब्लूप्रिंट मैं बहुत जल्दी एक वीडियो के रूप में आपको अपलोड करने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें तो अभी 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगी। मैं जल्दी ही वीडियो तैयार कर रहा हूं। ठीक है, कुछ मेरा काम बाकी है, वो सारे क्वेश्चन जैसे ही इकट्ठा हो जाएंगे मैं आपको दे दूंगा। तो साथ ही साथ हम ये चैप्टर भी आपको बारीकी से एक एक टॉपिक वाइज हम समझाते हुए चलेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और मैंने बता दिया है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको करवाने वाला हूं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई नया टॉपिक आपको चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कोई और टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है हमारा चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। आज हमको पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट करना है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। हमारा जो टॉपिक है आज का है बेटा चुंबकीय फ्लक्स। ये है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है चुंबक से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और जितनी भी चुंबक से संबंधित घटनाएं हैं उन सभी को अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बहुत अच्छे ढंग से जानना है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा और चुंबकीय फ्लक्स के बारे में आपको पूर्ण रूप से मालूम रहना चाहिए। आपको ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। किसके बारे में? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। अगर ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हैं, आपको इनके बारे में सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से मालूम हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है चुंबकीय फ्लक्स, वो हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यही टॉपिक मैं आज की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूं बेटा, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा चुंबकीय फ्लक्स आखिर होता क्या है। बोलता है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल जो क्षेत्र रेखा रहती है उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है। मैं सबसे पहले परिभाषा लिख देता हूं मैडम, देखेंगे ध्यान से सभी लोग। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी
तल, ठीक है, या किसी तल से, ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को, ठीक है, कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उस तल से बद्ध क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इसी फाई या फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई परिभाषा। फिर से सुनिएगा एक बार, क्या बताया बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखा, या आप यहां मैंने जो बल रेखा लिखा है उसकी जगह आप एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, आप क्या बोल सकते हो, क्षेत्र, कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई या फाई बी से क्या किया जाता है, बोलता है प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब हम यहां लेते हैं, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित तल का क्षेत्रफल ए हो तो फाई इजिकल टू, क्या देख रहे हैं बेटा हम, चुंबकीय फ्लक्स, फाई इजिकल टू फार्मूला होता है बेटा हमारे पास में बी ए। क्या फार्मूला हो जाता है, फाई इजिकल टू बी ए, ये हमारे पास में फार्मूला हो जाता है, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है। क्यों, क्योंकि कुल चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र देखा कैसे जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या से, और क्षेत्रफल क्या है, ए है, तो दोनों कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इंटू ए हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। एक जो तल का क्षेत्रफल है वो ए है, और उससे गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या, तो बी इंटू क्या कर देंगे, ए कर देंगे, तो फाई इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी ए। ये होता है चुंबकीय फ्लक्स। बहुत ही प्यारा सा परिभाषा है, छोटा सा परिभाषा है, आसानी से समझ सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई या फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित तल का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स का फाई इजिकल टू क्या हो जाता है, बोलता है बी ए हो जाता है। अब थोड़ा सा हम आते हैं बेटा इसके डायग्राम पर, चलिए ठीक है। अब देखिए, मैं कोई भी एक तल ले लेता हूं, यहां ध्यान से देखते जाएंगे ना। मैं यहां एक तल ले लेता हूं जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। क्षेत्रफल कितना है बेटा, कैपिटल ए है। ये तल के लंबवत गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखाएं हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करती है चुंबकीय बल रेखाएं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करती है। और साथ ही साथ इस तल का अभिलंब वेक्टर एन, ठीक है, अभिलंबवत है, ठीक है। ये क्या है बेटा, तल का अभिलंब है। अभिलंब मतलब होता है नॉर्मल, हम दिखाते हैं यूनिट वेक्टर एन से। किसे दिखाते हैं हम उसको, यूनिट वेक्टर एन से। तो ये क्षेत्र रेखाएं वेक्टर बी वेक्टर एन, तो देखो दोनों की दिशाएं कैसी है बेटा, एक समान है, उसी के अभिलंबवत हैं। तो फाई इजिकल टू हमारे पास फार्मूला हो गया बी ए,
ये सबसे पहली चीज। अब अगर मान के चलो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वेक्टर बी वो तल के अभिलंब से थीटा कोण बनाते हुए हो, कैसे हो बोलता है ये तल के अभिलंब से, फिर से मैं बना देता हूं एक बार, ठीक है, तल के अभिलंब से कैसा कोण बनाते हुए वो बोलता है ये थीटा कोण बनाते हुए हो। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ये तल जिसका क्षेत्रफल ए है, ठीक है, क्या चीज, ये तल का अभिलंब वेक्टर एन, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वेक्टर बी वो तल के अभिलंब से कितना कोण बनाए बोलता है बेटा, थीटा कोण बनाए, कितना कोण बनाता है बोलता है, थीटा कोण बनाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या वेक्टर बी थीटा कोण बनाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का ये जो घटक है वेक्टर बी वो हो जाएगा बेटा यहाँ बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा वो बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो वेक्टर बी का मान बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो है फाई उसको हम लिखेंगे बेटा फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए, क्या लिख लेंगे हम, फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए लिख लेंगे। तो देखिए कैसे ये फार्मूला हमारा चेंज हो रहा है। अब ये देखिए आगे फाई इज इक्वल टू बेटा ये क्या आ गया बी कॉस थीटा मतलब बी ए कॉस थीटा। अब आपने पढ़ा है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ये बी कॉस थीटा आ गया। तो फाई इज इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो इस तरह से हमको पता चल जाता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो दो सदिशों वेक्टर बी और वेक्टर ए के अदिश गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। जहां हम वेक्टर बी को क्या बोलेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र सदिश कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा हम उसको चुंबकीय क्षेत्र सदिश कहते हैं। और जो वेक्टर ए होता है उसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ओके, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरीके से आप ये दोनों की दोनों चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। बात समझ में आई आपको? हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो एक तल जिसका क्षेत्रफल a है उसके अभिलंबवत गुजर रही है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या तल के जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है वो तल के कैसे होगी अभिलंबवत, और अभिलंब भी कैसा होता है तल के लंबवत होता है, इसीलिए उसको अभिलंब बोला जाता है। तो यहाँ वेक्टर बी और अभिलंब जो है वो एक ही दिशा में है, तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास बी ए फार्मूला आया। दूसरा एक कंडीशन मान के चलें बेटा कि अगर मान के चलते हैं, ठीक है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र बी है वो अभिलंब ना होकर अभिलंबवत ना होकर वो क्या कर रहा है तल के अभिलंब से कितना कोण बनाता हो थीटा कोण बनाता हो, तो ये जो फाई है वो क्या हो जाएगा बेटा बी कॉस थीटा हो जाएगा। उसका घटक बी का घटक क्या हो जाएगा बेटा बी कॉस थीटा हो जाएगा इंटू ए कर लिए तो बी ए कॉस थीटा हो गया। फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी वेक्टर ए। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह ऐसे भी हम लास्ट में परिभाषा लिख सकते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के क्या होता है अदिश गुणनफल के बराबर होता है। और ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो रहा है, इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र है चुंबकीय फ्लक्स का है वो भी कैसी राशि होगी अदिश राशि होगी। ओके, ये अब इसके बाद यहां तक आपको क्लियर है। अब हम देखिए कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, कुछ देखेंगे बेटा स्पेशल केसेस, ठीक है, स्पेशल केस। सबसे फर्स्ट नंबर क्या बोलता है बेटा, यदि थीटा इक्वल 0 डिग्री हो तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की जगह कॉस 0 और ये मान हो जाएगा बेटा बी ए, ये मान होता है बोलते हैं मैक्सिमम। कैसा होता है बोलता है बेटा मैक्सिमम, मतलब यहां मान चुंबकीय फ्लक्स का मान कैसा होता है अधिकतम होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मान रहता है वो कैसा हो जाता है बोलता है अधिकतम। अब थीटा की वैल्यू 0 हो गई, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र है वेक्टर बी, ठीक है, किसके
अभिलंब के कैसा होगा, अनुदिश, क्योंकि कोण किसके मध्य बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी और अभिलंब के मध्य, तो अभिलंब के कैसा है, अनुदिश है, तथा यहां बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र तल के कैसा होगा बेटा, तल के लंबवत होगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो फाई इज इक्वल टू हो जाता है बेटा बी ए कॉस 0, बी ए मैक्सिमम हो जाता है, मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स का रहता है उसका मान क्या हो जाता है बेटा, अधिकतम हो जाता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी अभिलंब के अनुदिश है। किसके अनुदिश है, अभिलंब के अनुदिश है, तथा चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तल के कैसा होगा बोलता है, लंबवत होगा बोलता है, तल के क्या हो जाएगा, लंबवत होगा, तो जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो कैसा होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तब यहां लिख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, अधिकतम होगा, तब चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा बेटा, अधिकतम होगा। ओके, अब देखिए मैं यहां डायग्राम से भी आपको समझा सकता हूं बेटा, मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर से एक बार देखेंगे, बहुत ही छोटा सा डायग्राम होता है इसके लिए। ये तल जिसका क्षेत्रफल कितना है बेटा, ए है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और ये है तल का अभिलंब, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, ये चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन। अब यही एक और केस हम लेकर देखेंगे बेटा, केस टू। यदि बोलता है कि थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो थीटा का मान 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 90, वैल्यू हो जाएगी बेटा 0। 0 का मतलब होता है मिनिमम, मतलब मान कैसा हो गया बेटा, न्यूनतम। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, न्यूनतम। यहां भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, वेक्टर बी, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी कैसा है, अभिलंब के लंबवत, अभिलंब के कैसे हैं, लंबवत है, तथा तल के कैसा होगा बेटा, तल के समांतर, तल के समांतर होगा, तब चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होगा, तब चुंबकीय फ्लक्स का मान कैसा होगा, शून्य होगा। चलिए इसको भी मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं बेटा। अब देखिए यहां कैसे हो जाएगा, फिर से यहां मैं एक तल बना लेता हूं, ये वही तल है जिसका क्षेत्रफल कितना है बेटा, ए है, ये तल का अभिलंब वेक्टर एन, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तल के कैसे हो गया बेटा, समांतर हो गया, ये तल के कैसे हो गया, समांतर हो गया। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं तल के कैसे हो गई, समांतर हो गई, ये ऐसे। ठीक है, अब तल के समांतर हो गई तो दिखाई दे रहा है यहाँ कोण कितना बन रहा है बेटा, अभिलंब के साथ में कोण कितना बना रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये थीटा इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों स्पेशल केसेस आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फिर से एक बार सुनिएगा, सबसे पहले हमने आपको बताया यदि थीटा का मान कितना डिग्री हो बोलता है, 0 डिग्री हो, थीटा का मान कितना डिग्री हो बोलता है बेटा, 0 डिग्री हो, तो फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस 0, मतलब बी ए कैसा हो जाता है बेटा, मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम कौन सी स्थिति में, जब चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी अभिलंब की क्या होता है, अनुदिश। ये देखिए दोनों की दिशाएं एक है, दोनों की दिशाएं एक है, मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर है। थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है बेटा, 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ, 0 डिग्री है। ठीक है, तो तब चुंबकीय क्षेत्र तल के
लंबवत होता है। ये तल है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, तल के कैसा है बेटा, लंबवत है और अभिलंब के अनुदिश है। अभिलंब के क्या है, अनुदिश है। इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, अधिकतम। और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो फाई का मान हो जाता है 0, मतलब न्यूनतम, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी अभिलंब के लंबवत, अभिलंब के क्या है, लंबवत, और तल के कैसे है बेटा, समांतर हो। ठीक है, तल के क्या हो, समांतर हो, तब चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये स्पेशल केस होता है। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, और महत्वपूर्ण बात बताने से पहले फिर थोड़ा सा आ जाते हैं। देखिए हमने अभी क्या देखा बेटा, हमने फार्मूला क्या देखा, अभी हमने देखा बेटा चुंबकीय फ्लक्स के लिए फार्मूला फाई इजिकल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, या फाई इजिकल टू होता है बेटा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी ए क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। अब हम मात्रक की बात करते हैं बेटा। ठीक है, यहां हम बात करेंगे मात्रक की, मात्रक क्या होगा। तो मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का बोलते हैं फर्स्ट नंबर चुंबकीय, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, बोलता है बेटा वेबर। क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, ये वेबर से दिखाते हैं, वेबर से दिखाते हैं चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक को हम वेबर से, वेबर। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे WEBER होता है। ठीक है, ये इसे WB किससे प्रदर्शित करते हैं, बोलते हैं बेटा इसे हम WB से प्रदर्शित करते हैं। WB से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ये याद रखिएगा। सेकंड नंबर, ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का कौन सा मात्रक, CGS मात्रक। ठीक है, ये होता है बेटा मैक्सवेल। क्या होता है, मैक्सवेल होता है। तो दोनों के दोनों मात्रक याद रखिएगा। ऐसा ही मात्रक होता है वो वेबर होता है बेटा, वेबर को हम WB से दिखाते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स का जो CGS मात्रक होता है वो मैक्सवेल होता है। यहां हम बोल सकते हैं, एक रिलेशन में बता रहा हूं, वेबर और मैक्सवेल में, एक वेबर बराबर होता है बेटा 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, एक वेबर का जो मान होता है वह होता है 10⁸ मैक्सवेल के बराबर। ये चीज भी आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, 10⁸ मैक्सवेल के बराबर। ये मात्रक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका मात्रक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बेटा इसकी विमेय सूत्र की। मैं क्लास 11 से सभी बच्चों को यही बोलता हूं कि जब भी आप कोई परिभाषा लिखते हैं तो मात्रक, विमेय सूत्र और उसकी प्रकृति बताना ना भूलें, ये हमेशा जरूरी होता है। तो हम विमेय सूत्र में आ जाते हैं, विमेय सूत्र की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे बेटा, हम विमेय सूत्र की बात करेंगे। तो देखो विमेय सूत्र कैसे निकालते हैं, फाई इजिकल टू, या फाई बी इजिकल टू ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा, फाई बी इजिकल टू ले सकते हैं। तो फाई बी का मान, फाई बी इजिकल टू अभी हमने देखा क्या होता है बेटा, बी ए। क्या होता है, फाई बी इजिकल टू बी ए, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो अब बी की वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए, बी जो चुंबकीय क्षेत्र है, देखो हम कैसे निकालते हैं। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, जबकि हमको मालूम है बेटा एफ इजिकल टू क्या होता है, क्यू बी बी। तो यहां से हम बी अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, बी, तो ये हो जाएगा बेटा एफ अपॉन क्यू बी। अभी लास्ट चैप्टर में फार्मूला देखे हैं। ठीक है, बल लगने वाला बल, लॉरेंज बल, एफ इजिकल टू क्यू वी, तो बी इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ अपॉन क्यू वी। मैं यहाँ फार्मूले में रख लेता हूं, तो ये हो जाएगा एफ इंटू ए अपॉन क्यू वी। ठीक है, तो हमको विमेय सूत्र चाहिए, तो इन सभी का विमेय सूत्र हम यहाँ लगा सकते हैं बेटा। कैसे लगाएंगे, देखो एफ का विमेय सूत्र ये होता है एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। क्या होता है बेटा, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर
आवेश A T इनवर्स और वेग क्या हो गया बेटा, वेग क्या होता है L T इनवर्स। बल का M L T इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल का कितना हो गया L स्क्वायर, आवेश का हो गया बेटा A T इनवर्स और वेग क्या हो गया L T इनवर्स। अब यहां से आप कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, M तो सिंगल है बेटा, ये कैपिटल M ही रहेगा। अब L और L स्क्वायर L क्यूब, एक L नीचे से कैंसिल हो जाएगा बेटा, मतलब क्या बचेगा हमारे पास में L का स्क्वायर ही बचेगा। अब T पर आते हैं, T -1 -1 -2 हो जाएगा, ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हमारे पास में देखते जाएंगे ना, ये एक मिनट ये T नहीं बच रहा बेटा हमारे पास में, क्या नहीं बच रहा है यहाँ, ये T जो है ये प्लस होगा, ये A T आवेश है ना, धारा गुणित समय होता है, A T हो गया, ठीक है। तो T और T इनवर्स खत्म हो गया बेटा, तो M L ये हो गया हमारे पास T इनवर्स स्क्वायर, जो ऊपर में वो बच गए, -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और बच रहा है बेटा A ऊपर जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा A इनवर्स हो जाएगा। तो ये M L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर A इनवर्स, ठीक है, A इनवर्स ये हो जाएगा विमीय सूत्र। तो मात्रक बताया मैंने, वेबर SI, CGS में मैक्सवेल, रिलेशन होता है 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल, और विमीय सूत्र इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बात बेटा। चलिए और कुछ देखते हैं हम आगे। हाँ, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हमने फार्मूला देखा है बेटा, क्या देखा हमने फार्मूला फाई, ये सब आप पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे आप नोट करके रख सकते हैं। फाई हमने फार्मूला देखा, फाई इजिकल टू क्या होता है बेटा बी ए, फाई इजिकल टू क्या होता है बी ए, ठीक है। ये होता है वेक्टर बी ए, वेक्टर बी ए बोलता है यदि जो भी लूप या कुंडली होगा, यदि लूप में क्या चीज बोलता है बेटा, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या हो बोलता है n हो, तो फाई या फिर फाई बी, ठीक है, फाई बी, ये हमारे पास n वेक्टर बी, ठीक है, n वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए फार्मूला हो जाएगा। या फिर हम इसको n बी ए कॉस थीटा रख सकते हैं, जहां n क्या होता है बोलता है बेटा फेरों की संख्या होता है। तो इस तरह से भी हम फार्मूला लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम फार्मूला लिख सकते हैं। अब सबसे लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, चुंबकीय फ्लक्स, जो शायद ही आपको कोई क्लास में आपको बताएं, ठीक है, जो हिंदी मीडियम की क्लास रहती है, जो हमारे स्टेट बोर्ड के बहुत कम टीचर्स इसके बारे में बताते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं धनात्मक और ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स, धनात्मक और ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। कब धनात्मक होता है चुंबकीय फ्लक्स और कब ऋणात्मक होता है, तो देखेंगे बहुत ही सिंपल सा बात है बेटा। जब चुंबकीय बल रेखाएं कैसे निकलती हैं, तल की लंबवत बाहर की ओर निकलती है, तल की लंबवत कैसे निकलती है बेटा बाहर की ओर निकलती है। तो अगर ये नॉर्मल है, अभिलंब है बेटा, और ये चुंबकीय बल रेखाएं तल के कैसे निकल रही लंबवत, तो दिशा उनकी क्या हो जाती है एक समान हो जाती है। मैंने बताया यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा 0 डिग्री हो जाती है, थीटा की वैल्यू कैसे हो जाती है 0 डिग्री रहती है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स रहता है बेटा फाई बी, वो हो जाता है बी ए कॉस 0, बी ए क्या हो जाता है बेटा कॉस 0, ठीक है। फाई बी इज इक्वल टू हो जाता है बी ए कॉस 0, कॉस 0 का मान +1 होता है, तो फाई बी जो रहता है वो हो जाता है बेटा बी ए, मतलब ये बोल सकते हैं कि फाई बी जो रहता है वो कैसा होता है, वो होता है पॉजिटिव, मतलब धनात्मक। क्या होता है बेटा पॉजिटिव मतलब धनात्मक। तो हम बोल सकते हैं कि जब किसी तल से चुंबकीय बल रेखाएं उस तल के अभिलंबवत कैसे निकलती है बाहर की ओर, अभिलंबवत कैसे निकलती है बेटा बाहर की ओर, मतलब अभिलंब के अनुदिश होती है चुंबकीय क्षेत्र, तो जो उसका चुंबकीय फ्लक्स रहता है उसका मान क्या होता है धनात्मक होता है, उसका मान क्या होता है बेटा धनात्मक होता है। तो ये धनात्मक हो गया। अब देखेंगे ऋणात्मक, फिर से एक बार, ये हमारे पास में एक चुंबकीय तल, क्या हो गया बेटा ये हमारे पास में एक चुंबकीय,
देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तल के अभिलंबवत किधर आ रही है बेटा, अंदर की ओर आ रही हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब तल के अभिलंबवत अंदर की ओर आ रही हैं तो जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है बनने वाला दोनों के मध्य कोण है बेटा, वो कोण कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। और जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है बेटा वो हो जाएगा फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस 180। कितना हो जाएगा, कॉस 180 हो जाएगा। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये फाइव बी हो जाएगा बेटा माइनस बी ए। क्या हो जाएगा, माइनस बी ए हो जाएगा। मतलब जो फाइव बी की वैल्यू रहेगी वो कैसी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी निगेटिव। वो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, निगेटिव। फाइव बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो ये कहलाता है ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स। तो बात समझ में आ गई होगी। चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक कब होगा, जब चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र तल के कैसे होगा, अभिलंबवत होगा। मतलब तल के अभिलंब की क्या होगा, अनुदिश। तल के लंबवत, अभिलंब के अनुदिश। बात में बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें, तल के अभिलंबवत है और अभिलंब की क्या है बेटा, अनुदिश है। क्योंकि अभिलंब जो रहता है वो स्वयं जो रहता है वो तल के कैसा होता है, लंबवत होता है। क्लियर बात, ये चीज ठीक है। मतलब ये हुआ कि दोनों के मध्य बनने वाला जो कोण है, जब न्यून कोण होता है तब क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होता है। और जब चुंबकीय बल रेखाएं कैसे हो जाएंगी बेटा, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो अभी भी क्या है, तल के कैसे हैं, अभिलंब की अनुदिश है, मगर ये कहाँ आ रही है, अंदर की ओर आ रही है। मतलब थीटा का मान क्या हो गया, अधिक कोण हो गया या 180 डिग्री हो गया। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, निगेटिव हो गया। दोनों में अंतर यह है कि जब चुंबकीय बल रेखाएं तल के अभिलंबवत बाहर की ओर जाएंगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान धनात्मक रहेगा, और जब तल के अभिलंबवत अंदर की ओर आएंगी तो वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास में इतना ही था। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूं कि हमने आपको क्या क्या चीजें बताई बेटा। आज की क्लास की मुख्य चीज यही थी। सबसे पहले हमने देखा है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। क्या देखा बेटा हमने, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में देखा। हमने आपको बताया कि चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। इसे फाई या फाई वी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बोलता है यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित तल का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स का फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बोलता है बेटा बी ए होता है। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी ए। अब ये जब अनुदिश था दोनों का दोनों, ठीक है, अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में था तो फाई इज इक्वल टू बी ए लिखे। मगर बोलता है अगर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अभिलंब से मान के चलो कितना कोण बनाता है, थीटा, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का घटक वहां हो जाता है वो हो जाता है, बोलता है बी कॉस थीटा। क्या हो जाता है, घटक क्या हो जाता है, बोलता है बेटा बी कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू बी की जगह बी कॉस थीटा रख दिए इंटू ए, तो बी कॉस थीटा इंटू ए बी ए कॉस थीटा होता है। और ये होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। वेक्टर बी को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र सदिश, ठीक है, और वेक्टर ए को बोलते हैं बेटा क्षेत्रफल सदिश। मतलब ये हुआ कि किसी तल में स्थित चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणनफल है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, ये फिर इसके बाद हमने आपको बताया दो स्पेशल केसेस, जब चुंबकीय क्षेत्र जो रहता है वो अभिलंब के अनुदिश और तल के लंबवत। बहुत ही फैक्ट वाली बात है, बहुत ध्यान से। चुंबकीय क्षेत्र कैसे हैं, तल के लंबवत हैं और अभिलंब के क्या है, अनुदिश। क्योंकि अभिलंब जो रहता है वो खुद तल के लंबवत होता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र और अभिलंब एक दूसरे के अनुदिश हैं और तल के कैसा है बेटा, लंबवत हैं। तो थीटा का मान हम क्या रख देते हैं, 0। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0। बी ए इज इक्वल टू हो जाता है मैक्सिमम, मतलब अधिकतम। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी अभिलंब के अनुदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होगा, तब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा। सेकेंड कंडीशन, यदि थीटा इज इक्वल टू 90, अब थीटा का मान 90 हो गया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अभिलंब के लंबवत हो गया और तल के क्या हो गया बेटा, समांतर। तो इस स्थिति में cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, मिनिमम या न्यूनतम हो जाती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी अभिलंब के लंबवत है तथा तल के समांतर होगा, तब चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा बेटा, 0 होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा, या चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आप सभी को बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक करते जाएंगे। फिर हमने बताया कि मात्रक क्या होगा। तो मात्रक में चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है बेटा वेबर, और सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। एक वेबर का मान होता है 10⁸ मैक्सवेल।
1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। विमेय सूत्र 5e इज इक्वल टू होता है बेटा BA, ठीक है। तो मैंने यहां से B का मान निकाला, सूत्र F इज इक्वल टू QEB से B इज इक्वल टू F अपॉन QV, मैंने सभी का विमेय सूत्र रख दिया, कैलकुलेट किया तो ML² T इनवर्स स्क्वायर A इनवर्स विमेय सूत्र आ गया। फिर लास्ट में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें मैं लेके चला आप लोगों के साथ में। मैंने बताया कि 5b इज इक्वल टू वेक्टर B वेक्टर A है, यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तो n को हम इंटू कर देंगे, n वेक्टर B इंटू वेक्टर A, NBA cos थीटा भी हम लिख सकते हैं। फिर लास्ट में धनात्मक और ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स, जब चुंबकीय बलरेखाएं तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है तो चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होता है, और जब चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तल के अभिलंबवत कैसे होती है बेटा, अंदर की ओर आती है या तल की ओर आती हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ये क्लास आज हमारा यहाँ खत्म होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा, सारी चीजों को नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। हम आपको करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी, आप भी भिड़ जाइए। दिसंबर का लास्ट वीक स्टार्ट हो चुका है, एग्जाम के लिए बस कुछ ही महीने बाकी हैं। जो भी पैटर्न में आपका एग्जाम हो, हम सारी जानकारी आप तक अवेलेबल कराएंगे। जो जो टॉपिक्स हम अभी करा रहे हैं उन पर आप ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई आप करते रहिए। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सेकंड लेक्चर लेकर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए उनसे फिर से बोलना चाहूंगा, जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी में आप हमारे साथ गोपाल सर क्लासेस के साथ, गोपाल सर के साथ जुड़े रहेंगे। ओके, थैंक यू।